नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सीमा बीजी की रचना परिवार। मैं यानी अविका अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ। सब मुझे प्यार से अक्कू बुलाते हैं, पर मेरे पापा के दादा यानी परदादा मुझे गुड़िया, रानी या कभी कभार गुस्से में नक चढ़ी भी बुलाते हैं। और ऐसा तब होता है जब मैं उनकी कुछ मीठा चुराकर खाने की बात पापा को बता देती हूँ। क्या करें, उनको डायबिटीज़ है तो मीठे का परहेज तो करना ही पड़ेगा। ग्रेट दादू की सही उम्र या जन्मदिन की तारीख तो इन्हें नहीं पता, पर पूछने पर कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि वो दीपावली के दिन पैदा हुए थे, तो बस हम लोग उसी दिन उनका जन्मदिन बना लेते हैं। ग्रेट दादू के 2 बेटे और 3 बेटियां थी, मेरे दादू और बड़े दादू। मेरे दादू के साथ ग्रेट दादू हमेशा से रहे हैं। बड़े दादू 2 साल पहले चल बसे, तो बड़ी दादी अपने बेटे के साथ रहने लगी। मेरे दादू के 2 बेटे और 1 बेटी हैं, यानी मेरे पापा और मेरी बुआ। मैं अपने पापा की बड़ी बेटी और मुझसे छोटा अनिकेत मेरा भाई है। मेरे चाचू लंदन में सेटल्ड है। साल में एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर आते हैं, तब हम सब खूब धमाल करते हैं। ग्रेट दादू अब थोड़ा कम सुनने लगे हैं। वैसे तो पापा उनके लिए हियरिंग हेड ले आए हैं, जिससे उन्हें सुनने में कोई परेशानी न हो, पर हमारे ग्रेट दादू भी कम नहीं है। वो कई बार मशीन लगाना भूल जाते हैं, तो कई बार लगाते नहीं, तो दोनों केस में कसरत सबकी हो जाती है। हमारी पहले दादी फिर दादू चल बसे और दादू अग हो गई। बहुत दिन लगे उन्हें अपने आप को संभालने में, पर संभल गए थे। पहले दादा दादी और ग्रेट दादा दादी सब गांव में रहते थे, पर ग्रेट दादी फिर उनके बाद दादा दादी के एक्सपायर होने के बाद मम्मी पापा हमारे ग्रेट दादू को अपने साथ ले आए। शुरू में कुछ दिन वो अनमने रहे, पर फिर मेरे और अनिकेत के साथ खुल मिल गई, तो उन्हें अच्छा लगने लगा। शाम को अनिकेत उनको पार्क ले जाता था और 1 घंटा घूमकर दादू खुश हो जाते, और शाम को पापा उनके पास बैठते और उनके साथ खाना खाते। कई बार पापा जब लेट हो जाते तो अनिकेत उनके साथ खाना खाता है, तो कभी कभी मैं बैठ जाती हूँ। जब भी ग्रेट दादू बीमार होते हैं तो मॉम उनकी केयर ठीक वैसे ही करती है जैसे वो उनकी माँ हो। वो बहुत प्यार करते हैं मॉम से, कहना भी बहुत मानते हैं उनका। पिछले कुछ दिन से ग्रेट दादू एक जिद से पकड़ रखी है, गांव जाने की। पापा ने कहा कि ठीक है दादू चलेंगे किसी दिन, पर वहां रहने की जिद आपकी पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा काम ऐसा है कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ सकता और अकेले में रहने नहीं दूंगा। ग्रेट दादू को पापा की शर्त मंजूर नहीं, इसीलिए गांव का प्रोग्राम बनता और कैंसिल हो जाता। पर पिछले 4-5 दिन से एक ही रट लगा रखी है कि मुझे अपना आखिरी समय वही बिताना है, मुझे वही मरना है। मोम पापा को बहुत समझाया, पर मान नहीं रहे हैं। खाना पीना भी कम कर दिया है, जिससे उनकी सेहत की चिंता हम सबको है। काफ़ी सोचने के बाद मैं पापा के पास गई और उनको कहा, मैं रिजल्ट आने तक खाली हूँ, आप मुझे और दादू को गांव छोड़ आओ, बाकी वहाँ सब संभाल लूँगी मैं। मोम और पापा मान गए, और जब मैंने ग्रेट दादू को बताया तो वो बहुत खुश हुए। पापा ने गांव में फ़ोन करके सफाई के लिए पहले ही बोल दिया था, तो वहां जाकर सब कुछ साफ सुथरा मिला। मोम पापा ने मेरा और दादू के रूम को अरेंज कर दिया और हमारे लिए साफ सफाई और खाना बनाने वाले का इंतजाम कर अगले दिन गांव से गाड़ी बुक करके वापस चली गई और गाड़ी मेरे लिए छोड़ गई। ग्रेट दादू की तो अपने गांव आकर एनर्जी डबल हो। आंगन में कुर्सी पर बैठ जाते और मिलने आने जाने वालों का तांता थमता ही नहीं। खाना बनाने वाली काकी बहुत ही साफ सुथरी, यही कोई 40-50 साल की उम्र की है। ग्रेट दादू की डाइट चार्ट के हिसाब से उनके लिए खाना बनवा लेती थी, और हम दोनों दादा पोती वही खा लेते। मीठे के नाम पर थोड़ा सा गुड़ तो मैं उन्हें खाने को दे देती थी, जिससे वो शांत रहती थी। सुबह में दादू के साथ उठ जाती और उनको थोड़ा घुमा लाती। दादू मुझे खेतों के बारे में और मेरे दादू के बारे में कोई ना कोई किस्सा सुनाने लगते।
ग्रेट दादू का शेयर करना जरूरी था, नहीं तो डायबिटीज की दूसरी परेशानियां घेर लेती। ग्रेट दादू में एक खासियत है, वो हर अच्छी बात को सहज भाव से लेते और दिल से एक्सेप्ट भी कर लेते। चाहे मेरी मॉम की जींस पहनना हो या फिर उनका सहेलियों के साथ घूमने जाना, और यहाँ तक कि खाना डाइनिंग टेबल पर खाना, उन्होंने कभी किसी को रोका टोका नहीं। सभी हैरान होते थे उनके रवैये से, क्योंकि ज़्यादातर परिवार में बुजुर्ग पुराने ख्यालात के ही देखे हैं सभी ने। ग्रेट दादू काफ़ी चुस्त और दुबले पतले हैं, कोई उनको कह नहीं सकता कि वो मेरे परदादा हैं, सब दादाजी ही समझते हैं। ग्रेट दादू पढ़े लिखे तो नहीं है, पर जब से हम लोग साथ रहने लगे हैं वो हमें कहानियाँ सुनाते, और हम दोनों बहन भाई उन्हें अंग्रेजी के शब्द और उनका मतलब। यही तो डील हुई थी हमारी। ग्रेट दादू के छोटे भाई की हवेली साथ वाली है, वहाँ छोटे दादा दादी और उनके बच्चे रहते हैं। वो लोग ग्रेट दादू से नाराज है, इसीलिए बात नहीं करते। पर सैर करते हुए छोटे दादू दिखाई दिए तो ग्रेट दादू ने मुझे कहा कि बेटा, ये भी तेरे दादू है, नमस्ते करो। मेरी नमस्ते का जवाब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए दिया। साथ ही उन्होंने ग्रेट दादू को दोपहर में खाने का निमंत्रण भी दे दिया। पर ग्रेट दादू ने कहा, बिटिया को भेज दूंगा, मैं परहेज वाला खाना खाता हूँ। पकवान देखकर रहा नहीं जाएगा। मुझे हंसी आ गई। उनका छोटे बच्चे जैसे बेदिल से मनपसंद चीज को मना करते हुए मुँह का बनाना। घर आते ही दादू के लिए सबसे पहले करेले का जूस बना कर दिया। फिर उनके नहा धोकर आने तक काकी ने मेथी की स्टफिंग करके रोटी बना दी, दादू के लिए फीकी चाय के साथ। हम दोनों ने नाश्ता किया और काकी दोपहर की तैयारी करने लगी। ग्रेट दादू ने कहा कि कल वो मुझे हमारे खेत और ट्यूबवेल पर ले जाएंगे। काकी बता रही थी कि गांव पहले ऐसा नहीं था, न तो लाइट आती थी न ही हर घर में पानी। अब तो लाइट भी कम जाती है और पीने का पानी भी दोनों टाइम आता है। पहले तो सारा पानी कुएं से लाना पड़ता था, अब तो इन्वर्टर और जनरेटर काफ़ी परिवारों में हो गए हैं और कई घरों में एसी भी है। पहले तो हाथ के पंखे होते थे हवा करने के लिए। सारी गलियां कुछ साल पहले ही पक्की बनी है। पहले तो कच्ची सड़कें होती थी और बरसातों में पूरा गांव तालाब सा बन जाता था। मैं तो उनकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं काकी कौन सी दुनिया की बात कर रही है। पर यही हमारे देश की असली हालत है। हम लोग शहरों में रहकर सोचते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। हम स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी में इतना खो गए हैं कि हम सच देखना ही नहीं चाहते। समाचारों में भी बस वही आता है जो मीडिया टीआरपी के लिए दिखाना चाहती है। हमारा गांव, जहां हमारे परिवार की 2 पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, वो भी बेसिक जरूरतों की मुश्किलों से लड़ते हुए। बिजली पानी के बिना जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा तो फ़ोन ही चार्ज न हो पाए तो पागल हो जाते हैं। जहाँ तो लोगों ने इन सब के बिना पूरा जीवन जी लिया है। कुओं से पानी लाना, खेतों के लिए पानी की होड़, और भी न जाने क्या कुछ। काकी बताती चलेगी और मेरा ध्यान जय जवान जय किसान के नारे पर चला गया, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। पर क्या करे, जिन्होंने ये नारा दिया था, हम और हमारा देश उन्हीं को ही भूल गया तो नारा कहाँ याद रहता। ये नारा तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन पर याद की जाती है, वो भी यदा कदा। काकी बता रही थी कि दादू जब 2 बार यहाँ सरपंच बने तो उन्होंने काफ़ी काम करवा कर एक शुरुआत की, जिसे अब तक निभाया जा रहा है। और अब तो दिल्ली से जुड़ने वाला रास्ता भी मजबूत सड़क से बन गया है, और यहाँ से सीधा मुंबई तक जाने वाली ट्रेन के लिए भी काम शुरू होने वाला है। पर काफ़ी सालों से सुन रहे हैं ये लोग, अब तक शुरू नहीं हुआ। काकी तो सब कुछ बोलकर अपने काम में लग गई और मुझे सोचने के लिए छोड़ दिया। बेटा, यहाँ लंच का मतलब 12:30-1 बजे होता है, जल्दी से तैयार हो जा। दादू की आवाज़ ने मुझे जैसे नींद से जगा दिया। हाँ जी दादू, बस तैयार हो रही हूँ। ठीक 12:45 पर साथ वाली हवेली से बुलाने 2 लोग आए।
एक लड़की जो शायद मुझसे छोटी थी और एक लड़का जो मेरी ही उम्र का दिख रहा था। दोनों ग्रेट दादू से बात कर रहे थे। मैं भी तैयार होकर दादू के पास आई तो दादू ने कहा, राधा ये है तेरी अविका दीदी। चलो दीदी, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि ये वो रिश्तेदार हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले थे और न ही उन लोगों के बारे में कुछ पता था, पर ऊपर से तो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। ग्रेट दादू ने कहा, घबरा मत गुड़िया, अपना ही घर है। जो सुबह मिले थे वो छोटे दादू थे, बाकी वहाँ सब चाचू चाची और भाई बहन है। अब कम से कम ये तो पता चल गया कि क्या बुलाना है उनको। ग्रेट दादू तो ऐसे भी ग्रेट है, कितनी जल्दी समझ गए मेरी प्रॉब्लम। राधा तो 10वीं में पढ़ती है और जो साथ आया था वो बड़ा भाई अनूप है, जो कोटा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। बात करते करते उनके घर पहुंचे तो सबको नमस्ते करके बैठ गई। सब एक एक करके सबके बारे में पूछ रहे थे और मैं जवाब देती जा रही थी। चाची कुछ पीने को तो दो। आप लोग तो बेचारी से पुलिस की तरह सवालों पर सवाल ही पूछने लगी। हाँ अभी लाती हूँ, बातों ही बातों में भूल गई। चाची ने कहा, चाची जी मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे डर लग रहा था कि पानी कौन सा होगा, क्योंकि पापा ने काफ़ी सारी बोतल्स पानी की दी थी। हम लोग तो वही पी रहे थे और खाना भी उसी में बना रहे थे। डोंट वरी अविका, हमारे घर फिल्टर्ड वाटर है। तुम्हें मिनरल वाटर चाहिए तो वो भी है। अनूप की बात सुनकर मुझे शर्म आ गई। नहीं, ये सब तो नहीं सोचा था, बस प्यास नहीं थी इसीलिए मना कर रही थी। चाची भी तब तक आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम जूस पियो। अब जूस तो पीना ही पड़ा, नहीं तो नखरीली का टैग लग जाता। बातों ही बातों में पता चला कि 10वीं के बाद यह स्कूल अच्छा नहीं है तो सब बाहर ही पढ़ने जाते हैं। तो हमारे कजन्स भी कोई जयपुर, अलवर तो कोई कोटा में पढ़ते हैं और सबसे बड़े चाचू के बेटे तो पुणे में जॉब करते हैं। जूस खत्म होते ही राधा मुझे घर दिखाने लगी। दिल्ली में इतना बड़ा घर होना तो मुश्किल है। घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ है। सारी सुविधाएं थी उनके घर में। उनकी ग्रेट दादू से चाहे जो भी नाराजगी हो, पर मुझसे घर के छोटे बड़े बहुत अच्छे से मिले। यही तो बातें तो इन्हें शहर वालों से अलग बनाती है। लंच करने से पहले अनूप ने पूछा, अविका हम लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हम टेबल पर लगवा दें खाना। नहीं, मैं भी नीचे बैठकर खा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके सामने 2 पटरे थे, एक पर थालियाँ रख रहे थे, दूसरे पर राधा को बैठता देखकर मैं भी बैठ गई। पहली बार राजस्थानी ढंग से खाना खा रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।